Good morning, students. We are going to study our sixth chapter. The name of the chapter is Combustion and Flame. In the previous chapter, we have studied about fuels such as coal, petroleum, diesel, kerosene, natural gas and LPG. Previous chapter में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन और नेचुरल गैस एंड एलपीजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. We get heat often accompanied by light and burning a fuel. जब भी कोई एक फ्यूल जलता है तो उसके जलने के बाद हमें लाइट और इसके साथ साथ हीट दोनों हमें उससे मिलता है. We use different kind of fuels for various purposes at home, in industries and running automobiles. यानी डिफरेंट काइंड के यूज़ के आधार पर होम पर हम दूसरे टाइप के फ्यूल्स को यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में दूसरे टाइप के, और ऑटोमोबाइल्स में भी अलग टाइप के फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है. वी यूज़ कोल, केरोसिन एंड एलपीजी एज फ्यूल एट होम्स. घरों पर यूज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कोल, केरोसिन एंड एलपीजी. कोल एंड कोक एंड सीएनजी आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या यूज किए जाते हैं? दैट आर कोल, कोक एंड सीएनजी. पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. ओके, ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं? ऑटोमोबाइल्स में, यानी डिफरेंट व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं. वी नो दैट सम सब्सटेंसेस बर्न एंड सम डू नॉट बर्न एट ऑल. इस तरीके से हम ये बात अच्छे से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं तो जो जलती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो जलती नहीं हैं. Some substances like candle and wood burn with flame, whereas some substances like coal do not burn with a flame. यानी कुछ ऐसी substances होती हैं जो फ्लेम के साथ, फ्लेम के साथ जलती हैं, और कुछ होती हैं विदाउट फ्लेम जलती हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट combustion. What is combustion? In chapter 4 we have performed an activity in which the magnesium ribbon was heated over a burner. मैग्नीशियम रिबन था जिसको हम लोगों ने बर्नर पे जलाया. It was burnt to form magnesium oxide. जलने के बाद उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. And produced heat and light. और उसने जलने के बाद हीट और लाइट दोनों उससे क्रिएट हुआ था. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. When we hold a piece of charcoal with a pair of tongs and bring it to near the flame of a Bunsen burner, we find that charcoal burns in air, producing heat and light. यानी चारकोल को हम जब चिमटे से पकड़ करके हम ले जाकर उसे बंसन बर्नर पे रखते हैं तो वो जल उठता है, और जलने के बाद उससे हीट और लाइट दोनों क्रिएट होती है. व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन टू एक्टिविटीज? व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स, हीट इज रिलीज्ड एंड समटाइम्स लाइट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड. अभी तक ये सिमिलर एक्टिविटीज़ करके हम लोगों ने यही सीखा कि जलने के बाद, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के बाद हीट और लाइट दोनों निकलता है. अ केमिकल, अब देखिए यहाँ पर है कंबशन की डेफिनेशन है. अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अप हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. ओके, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद हीट और लाइट उत्पन्न करता है, उसे हम कंबशन बोलते हैं. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा चारकोल और मैग्नीशियम के बारे में, तो ये कंबशन के उदाहरण हैं. सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, दस मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल इन नेचर. यानी दोनों के जलने से क्या हो रहा है? हीट और लाइट मिल रहा है. इस तरीके से हम इसे कंबस्टिबल बोलेंगे. ओके, ज्वलनशील बोलेंगे. इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन कंबशन. लेकिन ये बात कंपलसरी नहीं है कि जलने के बाद लाइट अवश्य रूप से निकले. ओके, ये कंपलसरी नहीं है. नाउ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल
substances. We can categorize all the substances into combustible and non-combustible. Okay, जो जलता है उसे हम combustible कहते हैं और जो नहीं जलता है उसे हम non-combustible कहते हैं. The substances that burn easily in air to produce heat and light is called combustible substances. यानी ऐसी वस्तुएं जो जलने के बाद, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके हीट और लाइट प्रदान करती हैं, हमें देती हैं, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न इन एयर, जो ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसी वस्तुएं जो हवा में जलने के बाद वो हमें हीट और लाइट नहीं देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. ओके, मटेरियल like petrol, LPG, wax, coal, charcoal, natural gas, kerosene and diesel are also combustible substances. Okay, ये सभी क्या है? combustible substances हैं, यानी जो आसानी से जो जल सकते हैं, जो जलते हैं, उनको हम combustible बोलते हैं. Now types of combustion. Okay, types of combustion के बारे में अब हम लोग जानते हैं. Depending upon the conditions under which combustion takes place, there are 3 types of combustion. Okay, how many types of combustion are there? It is of 3 types: rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. Okay, अब आइए हम लोग जानते हैं रैपिड कम्बशन के बारे में कि व्हाट इज रैपिड कम्बशन. रैपिड कम्बशन when a combustible substance burn at rapid rate. Okay, जब कोई सब्सटेंस बहुत तेजी से जलता है और वो अधिक से अधिक मात्रा में हीट और लाइट थोड़े ही समय में प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम रैपिड कम्बशन बोलते हैं. ओके, when a combustible substance burn at rapid rate producing a very large amount of heat and light in a short period of time is called as रैपिड कम्बशन. मतलब अगर कोई भी वस्तु शीघ्रता से जल करके थोड़े ही समय में अधिक से अधिक हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज रैपिड कम्बशन. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, दैट इज योर कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट. It produces heat and light. Burning a wax candle also the example of rapid combustion. Most simply आप लोग अपने घरों में देखते होंगे LPG जो गैस होता है, जैसे ही मैच स्टिक उसके पास लाते हैं वो तुरंत जल उठता है. ओके, नाउ स्पॉन्टेनियस combustion. When a combustible substance burns on its own without help of any external heat, it is called as spontaneous combustion. ओके स्टूडेंट्स, मतलब ऐसी वस्तुएं जो बिना किसी बाहरी हीट को दिए हुए वो स्वयं से जल उठती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसी कम्बशन को हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं. बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस, फायर इन कोल माइंस एंड फॉरेस्ट फायर आर एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन. जैसा कि आप समझ पा रहे हैं इसमें, यानी हमको आग वहाँ पर जलाने की ज़रूरत नहीं हो, बिना आग जलाए ही वो जल उठते हों, उसको हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन में रखते हैं. दैट इज फायर इन कोल माइंस में आग का लग जाना, और इसके साथ साथ वाइट फास्फोरस, उसको जैसे ही हम एयर के कांटेक्ट में रखते हैं वो तुरंत जल उठता है. ओके, नाउ अबाउट एक्सप्लोजन. व्हेन अ कंबस्टिबल रिएक्शन occurs suddenly with the evolution of a large amount of gases, heat, light and sound, it is called explosion. Okay, जब कोई वस्तु अचानक बहुत तेजी से गैस, हीट, लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करके जलना प्रारंभ करती है, तो हम उसे, इस प्रकार के कम्बशन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं. क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज एक्सप्लोजन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, when we lit firecrackers, explosion occur with the
इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। ओके, आपने पटाखे जलाए होंगे, इस कंडीशन में उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। आप देखते हैं उसमें अनडिजायरेबल स्मोक्स निकलते हैं, साउंड भी होती है, ओके, हीट भी तुरंत निकल जाता है। ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। ओके, आइए देखते हैं कि जलने के लिए क्या कंडीशंस कंपलसरी होते हैं। दैट आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट। ओके, द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, पहली बात तो कोई जलने वाली वस्तु होनी चाहिए, एंड द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, और कोई एक सपोर्टर होना चाहिए जो हेल्प आउट करे उसको जलने में, जैसा कि ऑक्सीजन आप समझ सकते हैं। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसके साथ साथ एक उसे इग्निशन टेम्परेचर भी मिलना चाहिए। ओके, मिनिमम एक टेम्परेचर जब हम किसी वस्तु को क्रिएट करके देते हैं तभी वो जलना प्रारंभ करता है। ओके, दीज 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायंगल ऑफ फायर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। ओके, फर्स्ट वन, combustible substances. The presence of combustible substances like paper, cloth, wood, LPG and petrol is necessary for combustion to occur. The process of combustion cannot occur without a combustible substance. Okay, कहीं भी combustion के लिए, आग लगने के लिए कंपलसरी है कि वहाँ पेपर, क्लॉथ, वुड, LPG या पेट्रोलियम जैसी सब्सटेंसेस होनी चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं है तो कंबशन वहाँ पे नहीं होगा, मतलब वहाँ पर आग नहीं लगेगी। नाउ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट। देखिए, कंबशन के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस जरूरी है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा वहाँ पर आग लगना यानी कंबशन होना दैट इज नॉट सो इजी। वो आग वहाँ पर कंबशन होगा ही नहीं। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट बर्न इन एब्सेंस ऑफ एयर। कोई भी ज्वलनशील वस्तु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता है। द प्रोसेस ऑफ कंबशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ओके, तब तक जलता रहेगा जब तक कि ऑक्सीजन वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। When the supply of oxygen is discontinued or cut off, combustion stops. जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पर ऑक्सीजन का को हम कट करेंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देंगे, कंबशन आपका स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ओके, नाउ द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, wood and coal are fuels but they do not start burning of their own। जैसा कि आप समझ रहे हैं, वुड और कोल ये फ्यूल्स हैं, ये स्वयं से नहीं जलना प्रारंभ करती हैं। दे बर्न व्हेन दे आर हीटेड विद फ्लेम ऑफ अ कैंडल और बंसन बर्नर टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। जब तक उन्हें कैंडल से या किसी भी फ्लेम से उनको थोड़े समय तक हीट नहीं किया जाता है, तब तक वो जलती नहीं है। द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द लोएस्ट टेम्परेचर, वो कम से कम तापमान, टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड, जिस पर किसी भी वस्तु को गर्म की जाए ताकि उसमें क्या हो सके, कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, ताकि उसमें आग लग जाए और वो जलना प्रारंभ कर दे, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सबके जलने के लिए एक अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ओके, a combustible substance in the presence of oxygen does not catch fire if its temperature is lower than its ignition temperature। ओके, किसी भी वस्तु में तब तक उसमें आग नहीं पकड़ेगा जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा,
लोअर होगा, मतलब उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम है तो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर उससे अधिक हुआ तभी होगा ऐसा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन? इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कोई मैच स्टिक में आग क्यों नहीं लग पाती है, क्योंकि इसके जब तक हम उस पर एक मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर हम उसको रब करके रगड़ करके जब तक उस पर नहीं लगाते हैं, फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करते हैं, तब तक उसमें क्या होता है, आग नहीं लगती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट the substances that have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Okay, very important thing. आप देखते होंगे कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहता है उस पर लिखा रहता है इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर पर आसानी से उनमें इट कैच फायर इज नोन एज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल दैट इज LPG, केरोसिन, एल्कोहल, पेपर, फैब्रिक्स देन एंड ड्राई ग्रास ऑल हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी सबकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होती है। नाउ अबाउट फायर फाइटिंग। फायर एट होम, शॉप एंड फैक्ट्रीज कैन बी वेरी डिजास्टरस एंड ऑफन कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हम लोग ऐसा देखते हैं कि कहीं पर भी जब आग लग जाती है तो क्या होता है, बहुत ही अधिक ये डिजास्टरस होता है, बहुत ही भयावह स्थिति होती है। उसमें प्रॉपर्टी यानी पैसों का भी नुकसान होता है, इसके साथ साथ लाइफ्स का भी नुकसान होता है, कुछ लोग जलकर भी उसमें मर जाते हैं। ओके, सो फायर शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश्ड एज सून एज पॉसिबल। इसलिए हमें अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कम समय में आग को बुझाना चाहिए। फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। कोई अगर अवांछनित यानी किसी भी जगह पे आग इफ देयर इज कॉट फायर, तो वहाँ पर हमें किसी भी हालत में उसे कंट्रोल करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, फायर फाइटिंग बोलते हैं। ओके, अनवांटेड फायर, ऐसा नहीं है कि आपकी किचन में आपने स्टोव जलाया हुआ है तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे, यानी अनवांटेड के लिए ऐसा बोलेंगे। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन आर मोर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। अभी आपने जो कंबशन के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड कंडीशंस जो आपने पढ़ा है उसको कट करके हम क्या कर सकते हैं, हम आग पर काबू पा सकते हैं। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर, जिस जगह पे फायर है वहाँ से हम हर एक सामान को उस प्लेस से हटा तो सकते नहीं। जैसे बिल्डिंग में अगर इफ द बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग कैन नॉट बी शिफ्टेड। ऐसा तो है नहीं कि एक बगल वाली बिल्डिंग को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो फायर फाइटिंग ऑपरेशंस वर्क मेनली ऑन टू प्रिंसिपल, यानी दो सिद्धांत पर ये काम करते हैं। फर्स्ट वन, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ इग्निशन ऑफ बर्निंग सब्सटेंसेस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। ओके, जहाँ पर आग लगी हुई है तो हमको क्या करना है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर देना है। या और सेकंड क्या है, कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। वो जो बर्निंग सब्सटेंस है जो जल रही है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज किए जाते हैं। आपके स्कूल में भी आप देखेंगे यहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वन, वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कैसे काम करता है। इफ अ फायर ब्रेक आउट इन आवर हाउस or in our neighborhood
द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इट टू कॉल फायर सर्विस बाय डायलिंग 101। सबसे पहले अगर आप देखते हैं आपके आसपास में कहीं पर आग लग गई है तो हमें 101 पर कॉल करके फायर सर्विस को बुलाना चाहिए। When a fire brigade arrives, the firemen extinguish the fire by throwing water under pressure on the fire. Okay? तो वो क्या करते हैं, काफ़ी प्रेशर से उस पर पानी गिरा करके आग को बुझाने का काम करते हैं। When water is thrown on fire, it cools the combustible substances below the ignition temperature and prevents the fire from spreading. Okay? जब पानी उस पर गिरता है तो जो डिफरेंट इग्निशन जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं उनको उनकी इग्निशन टेम्परेचर के नीचे तक उसको पहुंचा देता है, कूल कर देता है इतना अधिक, जिसके कारण आग बुझ जाती है। द वाटर वी हीटेड by fire forms water vapor that surrounds the combustible material. Okay? वाटर वेपोराइज होकर के आसपास की जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है उस पर वेपोराइज हो जाता है। ओके? एक लेयर पानी की वो बना लेता है। ओके? भाप के रूप में। सो द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। ओके? इस तरीके से आग बुझ जाती है। Thus वाटर इज वेरी इफेक्टिव इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन। इस तरीके से फायर फाइटिंग के लिए ये सबसे अच्छी मानी जाती है। हाउएवर वाटर एज एन एक्सटिंग्विशर हैज सम लिमिटेशंस दैट आर फॉलोज। ओके? लेकिन पानी की भी उससे आग बुझाने के लिए कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं। ओके? वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। ओके? अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से वहाँ पे आग लगी हुई है तो हम वहाँ पर पानी का उपयोग नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि वाटर सबसे अच्छा, वाटर क्या होता है, ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। व्हेन इट इज़ पोर्ड ओवर बर्निंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और अप्लायंसेस it causes electrical shock to the people involved in firefighting operations। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति आग बुझा रहा है उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकती हैं। ओके? दिस इलेक्ट्रिकल शॉक कैन इवन किल पीपल। यहाँ तक कि लोगों की जान भी जा सकती है जो लोग आग को बुझा रहे हैं। देन बी पॉइंट, water cannot be used to extinguish fire caused by burning of oil or petrol because water being heavier than oil settles down at the bottom. Oil floats over this water and continues to burn. Okay? अब देखिए इसके साथ साथ एक बात और आ जाती है कि अगर कहीं पर ऑयल यानी तेल में अगर आग लगी हुई है तो उसको भी नहीं बुझाया जा सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? दैट्स मेन रीज़न इज़ दैट ऑयल क्या होता है, ये हल्का होता है और पानी भारी होता है। पानी नीचे की ओर चला जाएगा और ऑयल ऊपर की ओर फ्लोटिंग करेगा और इस तरीके से आग को बुझाना पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके? कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ओके? अब आइए जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में वर्कआउट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। ओके? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, ये चाहे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगा हो या तो इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल या केरोसिन से आग लगी हुई है। We get the supply of carbon dioxide to extinguish fire from fire extinguisher where carbon dioxide is stored under high pressure। ओके? जैसा कि आप यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं जो आपके स्कूल में अवेलेबल है, इसके अंदर हाई प्रेशर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड किया गया रहता है। वंस रिलीज्ड फ्रॉम सिलेंडर इट एक्सपेंड्स इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन। ओके? जब इसको सिलेंडर से रिलीज किया जाता है तो ये क्या करता है, जो सब्सटेंस है उस पर ये फैल जाता है और फैलने के बाद उसे कूल डाउन कर देता है।
It cuts off the contact between burning combustible substance and oxygen supply. Okay, बर्निंग जो भी मटेरियल है उसका और इसके साथ साथ ऑक्सीजन दोनों की सप्लाई को वो क्या कर देता है, दोनों को अलग अलग कर देता है. एंड ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. इसके साथ साथ फ्यूल के टेम्परेचर को भी कम कर देता है. हेंस द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. इस तरीके से आग बुझ जाती है. इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. मोस्टली ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को ये खराब भी नहीं करता है. वी ऑफन सी सच फायर एक्सटिंग्विशर इन आर स्कूल, ऑफिसेज, गोडाउन, हॉस्पिटल. ये आप अपने स्कूल में इसे आप देख रहे हैं. ओके, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं. द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर हैविंग अ नॉब. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉब लगा हुआ है और मेटेलिक सिलेंडर उसके अंदर रखा हुआ है. द मेटेलिक सिलेंडर इज फिल्ड विद अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. इसके अंदर क्या रखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट है. अ ग्लास बॉटल containing aluminum sulfate is kept inside the metallic cylinder. metallic cylinder के अंदर क्या रखा हुआ है, that is your aluminum sulfate. when we strike the knob to the extinguisher against the hard surface, और हम जैसे ही इसकी नॉब को हम तोड़ते हैं, the glass bottle breaks. अब जो ग्लास बॉटल है वो टूट जाती है. and aluminum sulfate comes in contact with sodium carbonate and react with it to produce carbon dioxide. अब ये दोनों जो एल्यूमिनियम सल्फेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेती हैं. अ सब्सटेंस कॉल्ड saponin is added to the sodium bicarbonate solution to produce the foam of carbon dioxide. अब देखिए इसमें एक सब्सटेंस मिक्स्ड होता है जिसे हम सैपोनिन बोलते हैं. ये इसी के कारण क्या होता है, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड का फोम के रूप में बन करके ये बाहर निकलता है. द फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोजल that is directed towards the fire. ओके, और इस तरीके से फोम नोजल से होते हुए बाहर की ओर निकलता है. दिस फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी सेफली यूज टू एक्सटिंग्विश फायर caused by electrical appliances and inflammable substances like petroleum and kerosene. पेट्रोलियम, केरोसिन या किसी भी तरीके से जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से भी जो फायर लगी हो, आग लगी हो, हम उसे बुझा सकते हैं, ईजिली बुझा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट दैट इज टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम. अगर किसी व्यक्ति को आग में अगर वो जल चुका है तो हमें उसको किस प्रकार उसकी देखरेख करनी चाहिए. वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम फ्रॉम द फायर प्लेस टू एन ओपन स्पेस. ओके, अगर कोई व्यक्ति अंदर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, वहाँ से आप उसे तुरंत वहाँ से बाहर निकालिए और उसे ओपन स्पेस में लेकर जाइए. क्यों? क्योंकि ही हैव ऑलरेडी ब्रीद हार्मफुल गैसेस. ओके, उसने हार्मफुल गैसेस को भी अपने अंदर ब्रीदिंग में ले लिया होगा. दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक दैट मे लीड टू सफोकेशन एंड ब्रीथलेसनेस. और इस तरीके से क्या हो सकती है कि व्यक्ति का दम घुट सकता है और उसकी डेथ हो सकती है. इसलिए उसको तुरंत ओपन एरिया में लेकर के जाइए ताकि वो ईजिली मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करके खुद को नॉर्मलाइज कर सके. when the clothes of a person catch fire, the person should be covered with a blanket to cut off the supply of air. As soon as a result the fire gets extinguished. okay, इसके साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि अगर उसके कपड़ों के ऊपर अगर आग लग चुकी है तो हमें उसको ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए, जिससे ये हो जाए कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए और आग बुझ जाए. इसके साथ साथ वी शुड पोर वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी. व्यक्ति के शरीर पर हमें क्या करना चाहिए, पानी भी फेंकना चाहिए.
the body will cool down below the ignition temperature. As a result, the fire get extinguished. अब क्योंकि बॉडी पर जो कपड़े हैं वो गीले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आग बुझ जाएगी. ओके. वाटर आल्सो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन्स ऑफ द फायर विक्टिम. ओके. जलने के बाद जब हम जो पानी उसके ऊपर डाल देते हैं तो पानी डालने से क्या होगा, उसके ऊपर जो छाले पड़ जाएंगे जलने से, वो भी छाले भी पड़ने के चांसेस कम होते हैं. We should immediately call for an ambulance from nearby hospital and send the fire victim to the hospital for further medical treatment. और जल्दी से जल्दी शीघ्रतापूर्वक हमें एम्बुलेंस बुला करके नज़दीकी हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उस व्यक्ति को भेज देना चाहिए. ओके. नाउ we will study about flame. The next point is that flame. A flame is a region where combustion of a fuel takes place to produce heat and light. Okay. Flame ऐसा भाग होता है जहाँ पर फ्यूल जल करके हमें हीट और लाइट देता है. ओके. Observe the flame of LPG coming out from the cooking gas stove and it is blue in color. आप जैसा कि देख रहे हैं किचन स्टोव जिसमें किस रंग की फ्लेम दिख रही है, that is blue. Okay. The color of candle flame, that is in yellow color. Okay. Then but also changes the wax into vapor. Okay. इसके साथ साथ ये वेपर को भी. ओके. आपने यहाँ पर ये देखा, all gases like LPG that undergo combustion produce a flame. यानी हर प्रकार की जो गैसें हैं वो जलने के बाद फ्लेम के रूप में वो जब वो जलती हैं तो फ्लेम के रूप में जलती हैं. ओके. When we light a candle with a matchstick, the heat of matchstick not only melt the wax but also changes the wax into its vapor. Okay. जब हम मैचस्टिक से किसी कैंडल को जलाते हैं तो आग लगने के बाद क्या क्या होता है उसमें, पहली चीज़ तो एक फ्लेम वहाँ पर जनरेट हो जाता है. इसके साथ साथ वैक्स वेपर के रूप में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. द वैक्स वेपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन कैचेस फायर, इट प्रोड्यूस फ्लेम. और इसके साथ साथ जो आपका वैक्स है वो वेपोराइज हो जाता है, वेपर बन करके वो जलना प्रारंभ हो जाता है. सॉलिड फ्यूल्स लाइक वैक्स एंड कैम्फर दैट वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न्स विद अ फ्लेम. ओके. कुछ ऐसे सॉलिड फ्यूल्स हैं जो जब उनमें हम जब उसे जलाते हैं तो जलाने के बाद वो वेपोराइज हो जाते हैं, वेपर का रूप में हो जाते हैं और इस प्रकार वो जल करके फ्लेम के रूप में वो जलते हैं. ऑन द अदर हैंड कोल एंड चारकोल आर सॉलिड फ्यूल्स दैट डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग. ओके. और इसके साथ साथ चारकोल और कोल ये सॉलिड फ्यूल हैं, इसलिए ये जलने पर ये वेपोराइज नहीं होते हैं और इस कारण से दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम. इसलिए वो बिना किसी फ्लेम के वो जलते हैं. लिक्विड फ्यूल्स लाइक केरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल दैट वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद अ फ्लेम. ओके. चाहे वो केरोसिन हो या मस्टर्ड ऑयल हो, जब हम उसको लिट करते हैं, जलाते हैं, तो वो ये वेपोराइज हो जाते हैं और वो फ्लेम के साथ जलते हैं. ओके. सब्सटेंसेस वेपोराइज, द सब्सटेंसेस दैट वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम. इस तरीके से हमने पूरी इस बारे में यही बात समझा यहाँ पर कि जो भी सब्सटेंस लिट करने के बाद वो वेपोराइज होते हैं वो फ्लेम के साथ जलेंगे और जो वेपोराइज नहीं होंगे तो फ्लेम के साथ वो नहीं जलेंगे, वो जनरली लाइट ही देंगे, वो फ्लेम के साथ नहीं जलेंगे. नाउ जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम. अब आइए डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ते हैं. किस यानी
कैंडल के जोन्स जो हैं उसमें किस पार्ट में सबसे अधिक हीट है, किस रीजन से है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ओके, अ कैंडल इज अ कॉलम ऑफ वैक्स प्रोवाइडेड विद अ स्टिक एट द सेंटर. अ कैंडल इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स दैट कंसिस्ट ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन. पैराफिन वैक्स वेपर एंड बर्न्स ऑन हीटिंग. ओके, आप कैंडल देख रहे हैं. कैंडल में क्या होता है, मिड में एक थ्रेड होता है और इसके साथ साथ चारों तरफ उसके पैराफिन वैक्स उसमें क्या हुआ होता है, सेटअप किया गया होता है. इसमें ये कार्बन का हायर परसेंटेज होता है. पैराफिन वैक्स वेपोराइज एंड बर्न्स ऑन हीटिंग. पैराफिन वैक्स क्या होता है, जलने पर वो वेपर के रूप में बनता है और इस तरीके से वो जलने लगता है. अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन्स. ओके, इसके 3 मुख्यतः जोन्स होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव्स. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीट जो वो पा रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन दीज जोन्स हैव डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट रिसीव्स. यानी कितनी अमाउंट वो ऑक्सीजन की पा रहे हैं उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है. ओके, दीज जोन्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेम्परेचर्स. इनकी कलर्स भी अलग अलग होती हैं, इसके साथ साथ इनकी टेम्परेचर भी अलग होती है. लेट अस डिस्कस इन डिटेल. ओके, द इनर मोस्ट जोन. सबसे पहले हम लोग इनर मोस्ट जोन के बारे में पढ़ते हैं. दिस जोन लैक्स ऑक्सीजन, हेंस इन दिस जोन लीस्ट नो कंबसन टेक्स प्लेस. यानी जो बीच का भाग होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर कंबसन सबसे कम होता है. ओके, सो इट अपीयर्स ब्लैक. और इस कारण वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, जैसा कि लिस्ट हॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे इनर जोन पे. ओके, सो वी कैन सी दैट द इनर जोन इज द लिस्ट हॉट रीजन इन द फ्लेम. ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं जो इनर जोन होता है वो सबसे कम गर्म जोन होता है, गर्म भाग होता है. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मिडल जोन. ओके, मिडल जोन के बारे में अब हम पढ़ेंगे. इन दिस जोन देयर इज नॉट इनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर. वैक्स वेपर को जलने के लिए यहाँ पर क्या नहीं होता है, बहुत अधिक मात्रा में एयर अवेलेबल नहीं होता है. द पार्शियल बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. इस भाग में क्या होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है इसलिए यहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स अधिक बनते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्रिएट होता है. द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बिकम्स हॉट एंड इमिट येलो लाइट. अब ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं इस कारण से क्या होता है, येलो लाइट यहाँ पर इमिट होती है. सो इट इज़ द ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल दैट मेक्स द मिडल जोन अ फ्लेम ल्यूमिनस. ओके, कार्बन पार्टिकल के जलने की वजह से ये पार्ट क्या होता है, ल्यूमिनस होता है, यानी लाइट कार्बन पार्टिकल के जलने के कारण यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. दीज कार्बन पार्टिकल्स देन लीव द फ्लेम एज स्मोक एंड सूट. इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि इन कार्बन पार्टिकल्स के जलने की वजह से यहाँ पर कालिख बनती है और धुआं भी बनता है. द मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट. और जो मिड वाला भाग होता है ये हल्का गर्म होता है. दिस जोन कंस्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम. ये जो होता है कैंडल फ्लेम के मैक्सिमम पार्ट को ये कवर करता है. ओके, नाउ we will study about the outermost zone. Okay, in this zone there is a plenty of air around it, so complete combustion of wax vapor takes place. Okay, outermost zone में क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अधिक है इसलिए सबसे अधिक यहाँ पर कंबशन होता है. प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. जलने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी क्रिएट होते हैं. इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम.
फ्लेम में सबसे अधिक अगर लाइट अवेलेबल है, मतलब हीट अवेलेबल है, तो वो बाहरी भाग पर उपलब्ध होता है। इट हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम। ओके, फ्लेम में सबसे अधिक तापमान बाहरी भाग पर होता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। द आउटर मोस्ट जोन इज क्वाइट थिन एंड नॉन ल्यूमिनस। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो जो आउटर मोस्ट होता है जोन, ये सबसे अधिक हॉट जोन होता है। एट द बेस ऑफ विक देयर इज एन ऑक्सीजन रिच रीजन वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड्स विद अ ब्लू कलर। दिस रीजन ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड एज ब्लू जोन। ओके, इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिच जो जोन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो किस रूप में, किस कलर में बर्न होता है, ब्लू कलर में होता है, इसलिए इस जोन को हम क्या बोलते हैं, द रीजन ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड एज ब्लू जोन। इस तरीके से इस पार्ट को हम ब्लू जोन बोलते हैं। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग द पाइप्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू डिजायर्ड शेप टू मेक द ज्वेलरी। ओके, ये जो आउटर मोस्ट जोन होता है उसी की मदद से वो क्या करते हैं, उसको जलाने का प्रयास करते हैं और वो अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं ज्वेलरीज को। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू अ ब्लो पाइप इनटू द फ्लेम, इट हेल्प्स द रैपिड कंबशन ऑफ अनबर्न फ्यूल एंड हेंस मेक अ फ्लेम हॉटर। अब देखिए, ये जो पार्ट होता है ये सबसे अधिक गर्म पार्ट होता है। मेक्स द फ्लेम हॉटर सफिशिएंट टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर ये सबसे अधिक गर्म होने के कारण ये गोल्ड या सिल्वर को मेल्टिंग करने में सबसे अधिक मदद करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जोन्स। Okay, different zones and their differences. Parameters: availability of oxygen, that is innermost zone, not much air is available there. Then in middle zone, enough air is not available there. Plenty of air is available. Okay, किसमें, outer zone में. Combustion के आधार पर देखते हैं innermost zone को. No combustion takes place in innermost zone. Partial combustion in middle zone and complete combustion in outermost zone. Now hotness, it is the least hot region of the candle flame. जो innermost part होता है, it have least hot region of candle flame. okay, सबसे कम वो गर्म भाग होता है। it is moderately hot, middle part जो होता है वो अपेक्षाकृत इससे अधिक गर्म होता है। it is the hottest region of द कैंडल फ्लेम, और जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये सबसे अधिक गर्म होता है। ओके, ल्यूमिनस, लाइट कौन सा जोन सबसे अधिक देता है, इनर मोस्ट जोन, ये दैट इज डार्क। ओके, ब्लैक होता है, इससे प्रकाश नहीं मिलता है। मिडल जोन, इट इज़ द ल्यूमिनस जोन, ये इससे लाइट निकलती है। इट इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन, और आउटर मोस्ट जो होता है ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ओके, इनर मोस्ट जोन में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। और मिडल जोन, इट प्रोड्यूसेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ओके, विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर मिडल जोन से सबसे अधिक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होते हैं। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब आउटर जोन की बात करते हैं, तो आउटर जोन में क्या होता है, यहाँ पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज फ्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच विल बी सॉल्व बाय यू। ओके, नाउ फ्यूल्स, अब आइए जानते हैं फ्यूल क्या होते हैं, उनकी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द मटीरियल दैट आर बोर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। ऐसे मटेरियल्स जिनको जलाने से अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है उसे हम
फ्यूल बोलते हैं। वुड, कोल, LPG, kerosene, diesel, petroleum are all examples of fuels. Fuels play an important role in our everyday life because they are used at home, in vehicles and industries. Okay, wood, कोल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सभी फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। फ्यूल हमारे लाइफ में डेली लाइफ में इनका बहुत ही विशेष योगदान है, जिनको हम घरों में यूज करते हैं, व्हीकल्स में और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। आइए जानते हैं कि फ्यूल्स के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज सॉलिड फ्यूल। ओके, सॉलिड फ्यूल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट at room temperature. Example are coal, coke, charcoal, wood and paraffin wax. Okay, solid fuel वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, ये ठोस रूप में होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कोल, कोक, चारकोल, लकड़ी और पैराफिन वैक्स। नाउ लिक्विड फ्यूल्स इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, ये लिक्विड फ्यूल जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के रूप में अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। ओके, गैसियस फ्यूल्स इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो किस रूप में उपलब्ध होते हैं? ये गैसियस स्टेट में। एग्जाम्पल के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड बायोगैस। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, कौन सी फ्यूल सबसे अच्छी होती है और किसका यूज करना हमारे लिए यूज़फुल होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किसकी कम से कम फ्यूल जलाने से अधिक हम एनर्जी ले सकते हैं। ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनको जलाने पर क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। डिफरेंट टाइप्स के जो फ्यूल्स होते हैं सबको जलाने पर अलग अलग टाइप की एनर्जी हमें मिलती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, किसी सब्सटेंस को, किसी भी फ्यूल को ये 1 kg फ्यूल को जलाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर केजी में हम एक्सप्रेस करते हैं। it determines whether a fuel is good fuel or not. ओके, ये इस बात को स्पष्ट करती है कि वो फ्यूल अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन द टेबल। ओके, काउ डंग दैट इज 6000 to 8000, वुड 17,000 to 22,000, कोल 25,000 to 33,000, बायोगैस 35,000 to 40,000, डीजल 45,000, kerosene that is 45,000, natural gas that is 32,000 to 50,000, petrol that is 50,000, CNG that is 50,000 and LPG that is 55,000 and hydrogen gas. Okay, take care it 1,50,000. Okay, सबसे अधिक अगर कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किसका हुआ? वो हुआ हाइड्रोजन गैस का। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन, इट शुड बी फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल। पहली बात, वो सस्ती होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध हो सके। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी ईजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। सेकेंड थिंग, उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेफली ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाया जा सके और सुविधाजनक रूप से उसे स्टोर भी किया जा सके। इट शुड बर्न स्मूथली
और आसानी से वो जल भी सके, ऐसा ना हो उसे जलाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो। देन नेक्स्ट वन, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसके साथ साथ उसकी यानी कम से कम जलाने में अधिक से अधिक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती हो। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल और इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग, जलने के बाद कोई उसमें से कोई हार्मफुल गैस न क्रिएट होती हो। ओके, इट शुड नॉट लीव एश आफ्टर बर्निंग, ओके, जलने के बाद उससे राख या कालिख न बनती हो। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इट शुड नॉट बी टू लो लाइक रूम टेम्परेचर और टू हाई, इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम ना हो, पहली बात ये भी कंपलसरी है। इसके साथ साथ बहुत अधिक हाई भी ना हो कि उसे जलाने में भी प्रॉब्लम हो, और इतना कम इग्निशन टेम्परेचर हो कि रूम टेम्परेचर पर ही वो ऑटोमेटिकली उसमें आग लग जाए। ओके, ये भी होना चाहिए। नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, ओके, जलने के बाद उससे हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। Due to the technological advancement and treatment, tremendous increase in population, our energy needs have increased manifold. Okay, different टाइप की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और पॉपुलेशन की बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण हमारी जो डेली एनर्जी की नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई हैं। वी आर नाउ बर्निंग मोर एंड मोर फ्यूल्स, अब इस प्रकार क्या हो रहा है, हम अधिक से अधिक फ्यूल्स को जला रहे हैं। दिस इंक्रीजेज यूज ऑफ फ्यूल्स हैव सेवरल हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, अब इसके अधिक जलने से इन्वायरमेंट पर इसका बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस वेरियस एयर पोल्यूशन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, oxides of sulfur, nitrogen and unburnt carbon particles that cause air pollution. Okay, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनके जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स ये क्रिएट हो रहे हैं। इसके साथ साथ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। फ्यूल्स आर मेनली हाइड्रोकार्बन्स, ओके, मेनली ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कंबशन डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन की सप्लाई के आधार पर यह डिपेंड करता है कि कौन सी ऐसी गैस क्रिएट होगी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड आइए देखते हैं कैसे बनता है। ओके, व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इट लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, अगर कोई भी हम फ्यूल जला रहे हैं और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होगा, वाटर प्लस इसके साथ साथ एनर्जी क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मेथेन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जैसे देखिए मेथेन है, ऑक्सीजन अगर कम है और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की दशा में उसको जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्रिएट होगी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस। On a cold winter night, it is dangerous to sleep in closed room with coal burning inside. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। सर्दियों के दिनों में कमरे में कोल को जलाकर सोना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इट इज़ बिकॉज नो फ्रेश एयर कैन इंटर रूम एंड व्हेन कोल बर्न्स in an insufficient supply of oxygen, a lot of carbon monoxide is produced. This can lead to suffocation or even may even cause death. सर्दियों के दिनों में जैसे हम लोग क्या करते हैं, कमरे को बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद अगर हम कमरे में
कोल को जला देते हैं, तो क्योंकि कमरा बंद है इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा कमरे में आएगी नहीं, और ऑक्सीजन की कमी के कारण अब ये आपका जो कोल है वो जलना शुरू होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होना शुरू होगा, और इस तरीके से सफोकेशन हो जाएगा, यानी दम घुट करके व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बंद कमरे में कभी भी हमें कोल या किसी भी टाइप के फ्यूल को नहीं जलाना चाहिए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन सफिशिएंट supply of oxygen, it leads to complete combustion and produces carbon dioxide, water and energy. जब ऑक्सीजन सप्लाई सही मात्रा में अवेलेबल है तो वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट कंबशन ऑफ मेथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मेथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्रिएट होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज नॉट अ पॉइजनस गैस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे एक्चुअली पॉइजनस गैस तो नहीं है, बट इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर देन द रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज। ओके, अगर अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्वायरमेंट में बढ़ते जाएगा। दिस लीड टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा। ओके, व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ओके, नाउ you can understand with the help of this figure greenhouse effect. Solar rays are coming here, but few are trapped within, that is the layer of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर के से क्या हो जा रही हैं, ये हीट रुक जाती हैं, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पा रही हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बर्निंग ऑफ कोल, डीजल releases sulfur dioxide. It is an extremely suffocating and corrosive gas. Okay, जब हम कोल और डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये बहुत ही सफोकेटिंग गैस और कोरोसिव गैस होती है। ओके, इससे बहुत जल्दी दम घुट जाता है, इवन देन डेथ भी हो सकती है। एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट आर पॉइजनस, यानी डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं उनसे जो स्मोक निकल रहे हैं वो क्या है, ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं। नाउअडेज कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल टू कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस गैस। कुछ ऐसी व्हीकल्स हैं जिनमें आजकल ये अवेलेबल हो गई हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर उपलब्ध हैं जो हार्मफुल गैसेस को निष्क्रिय करने में मदद करती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ओके, अब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये पानी के साथ मिल करके क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। द ऑक्साइड्स ऑफ बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर। जब रेन होना स्टार्ट होता है तो ये रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के ये एसिड रेन के रूप में ये अर्थ पर आते हैं, और इस तरीके से इट डिस्ट्रॉय मार्बल, लाइमस्टोन, मेटालिक स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स एंड सॉयल बिकॉज ऑफ इट्स कोरोसिव नेचर। ये अपने कोरोसिव नेचर के कारण ये क्या करते हैं, जिनके भी ऊपर पड़ते हैं उनको ये बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। नाउ SPM, बर्निंग ऑफ फ्यूल containing carbon and its compound release ash and fine unburnt carbon particles in the air. Okay students, अब देखिए इनके जलने के बाद, फॉसिल फ्यूल्स के जलने के बाद कार्बन और इसके कंपाउंड ऐश के रूप में और फाइन पार्टिकल्स के रूप में ये रिलीज होते हैं।
दीज फाइन पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। ओके, इनको हम SPM मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द एयर reduce visibility to a few meters। इनकी अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो ये विजिबिलिटी को कम कर देती हैं। इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये क्या करती हैं कि ऑर्गेनिजम्स यानी जीवधारियों की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी श्वसन तंत्र हैं, उसको ये बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट इसका पड़ता है, उसको ये नुकसान पहुंचाती है। नाउ केयर फॉर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट का कैसे केयर कर सकते हैं। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जितना कम से कम हो सके हम फॉसिल फ्यूल यूज करें। We should use alternative sources of energy such as electricity, wind energy, solar energy to meet our energy needs। हमारी जो एनर्जी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इनका यूज करना चाहिए। We should use more fuel efficient machines, हमको ऐसी मशीन्स को यूज करना चाहिए जो कम फ्यूल में अधिक से अधिक आपको बैकअप दे सके, एनर्जी दे सके। वी शुड यूज़ क्लीनर फ्यूल्स, और हमको क्लीनर फ्यूल्स यूज करना चाहिए जैसे कि CNG है। ओके, द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय CNG बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ओके, हमको क्या करना चाहिए, डीजल पेट्रोल के स्थान पर CNG यूज करना चाहिए, क्योंकि CNG बहुत ही कम अमाउंट में क्या करता है, बहुत ही कम अमाउंट में ये हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है। नाउ लेड कंपाउंड्स, some lead compounds are released in the atmosphere by the exhaust of vehicles, यानी व्हीकल्स से lead compound भी निकलते हैं। the lead compounds are poisonous in nature, ये नेचर के लिए बड़े ही पॉइजनस होते हैं। इसलिए आप देखिए पहले जो आता था पेट्रोल वो लेडेड पेट्रोल हुआ करता था, लेकिन अभी जो होता है वो अनलेडेड पेट्रोल आ रहा है। ओके, इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल में रिड्यूस द लेड पोल्यूशन। ओके, लेड फ्री पेट्रोल को अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।